गुड इवनिंग साथियों, सभी को नमस्कार। आज मैं उत्कर्ष क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और मैं प्रवीण दुबे आज आप लोग को इंग्लिश पढ़ाऊंगा और इंग्लिश की आज बेसिक क्लास लूंगा डियर फ्रेंड्स। और एकदम आराम से सारे चीज़ को आप नोट करते जाएंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, बहुत बेसिक तरीके से पढ़ाएंगे, हर एक चीज़ को समझाते हुए चलेंगे। और आज मैं आपको इंग्लिश में कुछ अलग चीज़ें बताऊंगा कि कैसे इंग्लिश को कवर करना है। ठीक है, एसएससी का इंग्लिश हो या कोई भी इंग्लिश में जहाँ पे आप एग्ज़ाम देते हो, जहाँ पे इंग्लिश की ज़रूरत है, वो सब बिल्कुल आपके लिए इजी होगा। तो बेसिक क्लास टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सभी लोग कंसंट्रेट रहेंगे, बिल्कुल आराम से समझते हुए चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स गो। इंग्लिश, अब चूँकि इंग्लिश पढ़ाने की बात है तो इंग्लिश एक क्या है, लैंग्वेज है। यू नो वेरी वेल, इंग्लिश एक लैंग्वेज है डियर। तो यहाँ पे मैंने लिखा इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यू नो वेरी वेल। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है और जब लैंग्वेज हम पढ़ेंगे, हिंदी हो या इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें साउंड्स का नॉलेज होना चाहिए। साउंड्स का क्या मतलब, इफ़ यू स्पीक एनी लैंग्वेज, अगर आप कुछ भी लैंग्वेज बोलते हो तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट पड़ेगी साउंड्स की। और जो इंग्लिश में साउंड्स हैं वो 44 साउंड्स हैं। कितने साउंड्स हैं डियर? 44 साउंड्स हैं। और ये जो 44 साउंड्स हैं, जब आप साउंड्स को प्रोड्यूस करते हो तो वो लेटर बनता है। क्या बनता है? लेटर्स बनता है। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि लेटर्स हमारे 26 है, A to Z। ठीक है, और जब लेटर्स का जब अरेंजमेंट होता है, वेल अरेंजमेंट होता है, तो वो एक वर्ड बनता है। क्या बनता है? वर्ड। अब वर्ड ऐसे नहीं बनेगा, वर्ड एक यूनिट होता है, मीनिंगफुल यूनिट होना चाहिए, और ये वेल अरेंज लेटर होता है। ठीक है, मतलब ये कि अगर कोई लेटर, मान लो जैसे सपोज दैट, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो देर इज़ नो गुड, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। ये लेटर तो है बट इसका कोई मीनिंग नहीं है। बट अगर मैं इसे अरेंज कर देता हूँ, मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, तो इसका एक मीनिंग निकलेगा। और इसका एक मीनिंग होगा पेन। पेन तो कलम होता है। ठीक है, तो यही मैं बताना चाहता हूँ, जब भी आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप जानते हैं कि ये लैंग्वेज है, और लैंग्वेज पढ़ने के लिए हमें ध्वनि की ज़रूरत होती है, जिसे आप साउंड्स कहते हैं। साउंड्स हमारे इंग्लिश में 44 होते हैं, और ये साउंड्स जब प्रोड्यूस होते हैं तो लेटर्स बनाते हैं, और लेटर्स हमारे 26 होते हैं। और ये जो 26 लेटर्स है, ये मिल करके कुछ यूनिट में मिल करके मीनिंगफुल एक प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारा क्या बनता है? वर्ड बनता है। ठीक है डियर, अब जब साउंड्स 44 हो गया, अच्छा आप ये भी सोच रहे हैं कि सर साउंड्स ज़्यादा है, लेटर्स कम है, तो इसका क्या मतलब है? तो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ। सपोज दैट आपको अगर हिंदी में अ बोलना है तो आप क्या लिखेंगे? अ का ए। लेकिन जब उसी को हमें कुछ इस तरीके से साउंड्स को निकालना होता है, मान लो आ बोलना हुआ, तो हम इसको डबल ए से लिखते हैं। ठीक है जी, तब हम इसे डबल ए से लिख सकते हैं। तो दैट्स वाई वी कैन से, तब हम ये कह सकते हैं कि जो लेटर्स है ना, ये रिटन फॉर्म है किसका? साउंड्स का। जो लेटर है ये साउंड्स का रिटन फॉर्म है। तो इसलिए अगर साउंड्स ज़्यादा होगा, लेटर कम होगा, तब भी हम अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसी लेटर को हम रिपीट करके दूसरे साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल बेसिक बातें, इनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करेक्ट स्पेल द वर्ड, जब आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होता है तो आप अंडरस्टैंडिंग करते हैं, बहुत अच्छे से इंग्लिश के कंप्रिहेंशन चीज़ों को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ के लिए बेटर होगा। और आज मैं ये भी बताऊँगा कि इसका क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, साउंड्स हमारा 44 होता है, और साउंड्स 44 होगा तो ये ऑब्वियसली डिवाइड किया गया है किस तरीके से? वॉवेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है डियर, तो जो वॉवेल साउंड होता है ये हमारे 20 होते हैं। हम लेटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम साउंड्स की बात कर रहे हैं कि वॉवेल साउंड 20 होता है एंड कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं? 24 होता है, तभी तो मिलकर के 44 होगा, है ना। अब साउंड्स ज़्यादा हैं और लेटर्स कम है, तो इन चीज़ों को फिर से मैं डिवाइड करता हूँ यहाँ पे। अब लेटर जो होगा, बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि 26 लेटर होते हैं। अब लेटर कैसे डिवाइड किए जाएंगे? तो वॉवेल लेटर हमारे 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। ये सभी को पता है, नॉर्मली है। तो ये 5 लेटर होते हैं, जो ए, ई, आई, ओ, यू, इस तरीके से लिखा जाता है। और अगर मैं हिंदी में इसके मीनिंग की बात करूं तो अ से लेके अहाँ तक ये वॉवेल साउंड में आते हैं। ठीक है, और अगर कॉन्सोनेंट की बात की जाए
तो कॉन्सोनेंट लेटर हमारे पास 20 होते हैं, 21 सॉरी, तो 21 और 5 मिलकर के 26 लेटर्स होगा, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट लेटर BCDF यहाँ से Z तक, ठीक है। और अगर मैं हिंदी में बात करूं तो क से ज्ञ तक के जो भी लेटर हैं ये हमारे कॉन्सोनेंट में आते हैं। अब इसको बताने का फ़ायदा क्या है, अब मैं आपको वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखेंगे, सपोज दैट आपके पास यू हैव नो नॉलेज ऑफ साउंड्स, अगर आपके पास साउंड्स का नॉलेज नहीं है तो आपको आर्टिकल एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है। वहाँ पे देखिए कैसे कुछ लोग बहुत गुमराह हो जाते हैं कि चीज़ें पढ़ते हैं 2 लेक्चर 3 लेक्चर तब भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे देखिए बस आप हमारे एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे तब भी ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ओके। तो डियर फ्रेंड्स कंसंट्रेट रहेंगे। यहाँ पे हमने लिखा ऑनेस्ट, क्या लिखा, ऑनेस्ट, ध्यान देना। और हम जानते हैं कि हम आर्टिकल एन का प्रयोग किसी एक पर्सन के लिए, किसी एक थिंग्स के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड पे डिपेंड करता है, ना कि लेटर पे डिपेंड करता है। कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर ये लेटर लिखा है, आपने कहा कि सर ये लेटर कॉन्सोनेंट है तो हमें ए लिख देना चाहिए, ठीक है, और अगर वॉवेल लेटर है तो हमें एन लिखना चाहिए, लेकिन ये बात नहीं है, हमें साउंड्स के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। तो साउंड्स हम देखेंगे, अगर मैं हिंदी में देखूं तो यहाँ पे इसका जो मीनिंग प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है वो ऑनेस्ट है, क्या है, ऑनेस्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डियर एन ऑनेस्ट पर्सन, एक ईमानदार व्यक्ति। तो इस तरीके से चीज़ों को अगर हम कोरिलेट करेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे और जीवन में कभी फिर से हमें रिपीट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आ जाइए, ये भी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है ना। कॉन्सोनेंट लेटर होने के बावजूद भी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल एन का। आर्टिकल एन और ए ये तो हम बाद में बताएंगे कि क्या डेफिनिट है क्या इंडिफिनिट है, हालांकि ये इंडिफिनिट आर्टिकल ही होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ए का कहाँ यूज करना है और एन का कहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे मैंने लिखा है 1 रुपी, तो आप जानते हैं जो ओ लेटर है ये हमारा वॉवेल साउंड है, क्या है डियर, वॉवेल है, वॉवेल है ना। लेकिन जब मैं इसे साउंड में अगर बोलना चाहूँगा तो इसको प्रोनाउंसिएशन आप व से करेंगे, किससे करेंगे, व, और व तो यहाँ से क से ग के बीच में आएगा ना, और क से ग के बीच में आने का मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, A1 रुपी। तो आपने ये देखा कि हम लिख रहे हैं लेटर, कुछ लेटर कॉन्सोनेंट लिख रहे हैं तो वॉवेल की तरह एन यूज करना पड़ रहा है, और लेटर अगर हम क्या लिख रहे हैं, लेटर वॉवेल लिख रहे हैं, ओ लिख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ए लगाना पड़ा। तो आपका कॉन्सेप्ट तो यही फेल हो गया, जो आप जानते थे कि सर वॉवेल के पहले हमें एन और कॉन्सोनेंट के पहले ए लगाना है, लेकिन यहाँ तो मैंने गलत कर दिया, ठीक है। तो ये मैं बताना चाहता था, जब आप बेसिक पढ़ते हैं तो उसी बेसिक में ही आपको ये साउंड्स के जरिए ही पूरे आर्टिकल को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आर्टिकल आपका यहाँ से आधे से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब सब लोग ये बोलते हैं कि अभी इलाहाबाद में ही आप जाएंगे तो वहाँ पे जाएंगे, सब बोलते हैं यूनिवर्सिटी रोड जाना है, यूनिवर्सिटी रोड जाना है। तो पहली बात तो आप प्रोनाउंसिएशन ही गलत बोलते हो, यूनिवर्सिटी नहीं होता है, यूनिवर्सिटी होता है, ठीक है। तो जब आप प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे से करेंगे तब आप स्पेलिंग भी करेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे लिखा है यू तो हमारा वॉवेल लेटर है, बट इसे जब आप बोल रहे हो तो ये हमारा क्या बन रहा है, यू। तो ये मीनिंग हमारा यू निकल रहा है जो क से ग के बीच में आएगा, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्सोनेंट लेटर। तो दैट्स वाई वी हैव टू यूज हियर क्या, ए, क्या करना पड़ेगा, ए। कई बच्चे यहाँ पे एन का भी यूज कर सकते हैं, क्लोज टेस्ट में गलती कर देते हैं या कहीं पे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में गलती कर देते हैं। तो इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, बेसिक चीज़ें हैं लेकिन बहुत काम की चीज़ें हैं। अब अगर मैं किसी से ये कहूँ कि डियर फ्रेंड्स, अगर कहीं पे लिखा हो एक्सीलेंट, एक्सीलेंट का मतलब क्या होता है, सबसे बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ करना हो कि सपोज दैट कि डियर ए लगाइए या तो एन लगाइए, क्या आपको फील करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे लिखे गए हैं। अब आप इसे पढ़ेंगे तो भाई ये तो हमारा लेटर तो वावेल है ना, और अगर मैं इसे बोलना भी चाहूँ तो ए आ रहा है, और ए जो है यहाँ पे अ से अह के बीच में ही आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं तब भी यहाँ पे कोई आर्टिकल का यूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये क्लियर नहीं है कि आर्टिकल तो किसी पर्सन या किसी चीज़ को डिफाइन के लिए किया जाता है, और आर्टिकल को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव, संकेतवाचक बोलते हैं। यहाँ पे किसी चीज़ की संकेत के बारे में तो हो नहीं रही है, ये एक एडजेक्टिव है, और हम आपको यही बताना चाहते हैं कि इसी आर्टिकल से मैं आपको क्लियर करूँगा कि जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव को कोई आर्टिकल नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है।
सिर्फ और सिर्फ नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है और उसके बाद इनके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एडजेक्टिव से पहले नहीं। लेकिन जब जब हम एक्सीलेंट बॉय कर दें, क्या कर दूंगा, बॉय कर दें, या कोई और कुछ भी एक्सीलेंट पर्सन कर दूं, फिर हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं एन एक्सीलेंट बॉय। अब हम यहाँ पे एन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कहाँ पे आर्टिकल ए एन का प्रयोग करेंगे, ये साउंड पे डिपेंड करेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा डियर, साउंड पे डिपेंड करेगा। ओके, तो थोड़ी बातें और समझ लेते हैं। हमने कहा एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज जब सीखना है इंग्लिश का तो साउंड्स आपको आना चाहिए, और साउंड्स जब जनरेट होता है, रिप्रोड्यूस होता है, तो लेटर्स बनता है, और लेटर्स की संख्या 26 और साउंड्स की 44। तो ये जब लेटर्स कई होंगे, यूनिट में होंगे, वेल अरेंज होंगे, तो ये वर्ड बनता है। अ यूनिट ऑफ मीनिंग वेल अरेंज लेटर दैट कॉल्ड इज वर्ड। ठीक है, हमने साउंड्स को डिफाइन किया वावेल साउंड में और कॉन्सोनेंट साउंड में। वावेल साउंड हमारा 20 है और 24 साउंड हमारे कॉन्सोनेंट के हैं, और यही साउंड रिटन फॉर्म में आएंगे लेटर के। ठीक है, लेटर 26 है, और जब वावेल को डिफाइन करूंगा तो वावेल हमारे 5 लेटर होंगे, जो कि अ से अह तक हिंदी में होता है, और ए ई आई ओ यू ये हमारे किस में है, इंग्लिश में। और कॉन्सोनेंट लेटर कितने बचेंगे, 5 और 21, तो 26 होता है, तो कॉन्सोनेंट लेटर 21 हो जाएगा। इस तरीके से होगा। हमने आपको दिखाया कि इसे पढ़ना क्यों चाहिए हमें। ठीक है, ये बात है। अब ये चूंकि जब आपको पढ़ना है इंग्लिश लैंग्वेज, तो मैं आपको बता दूं कि इफ़ यू हैव नो नॉलेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच यू कांट सक्सेसफुल इन दिस टाइम। या मैं कह सकता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का इतना बड़ा सिग्निफिकेंट है। वन साइंटिस्ट सेड दैट इट इज यूज्ड इन इंग्लिश एज द crucial part as the engine in a train, and the other scientist said that it is used significant part as the soul of body, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कि जब जो बेसिक जो बच्चे थोड़ा सा पुअर होते हैं या जो लर्नर हैं, उनको अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज ना हो, या पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगर बेसिक चीज़ें उनको नहीं पता होती तो कंप्रहेंशन में गलती होगी, क्लोज टेस्ट कहीं मीनिंग ही नहीं निकाल पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, तो फिर उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। मैं दूसरा स्लाइड ले लेता हूँ, इसको आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। ठीक है, मैं यहाँ पे दूसरा ऐड करता हूँ और फिर आगे चलता हूँ। ठीक है डियर, सभी क्लियर है ना। चलिए आगे चलता हूँ, थोड़ा सा पेन चेंज कर लूँ। चलिए अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, सबसे पहले बात करूँगा पार्ट्स ऑफ स्पीच की। बिकॉज आई टोल्ड यू जस्ट बिफोर, हमने ये बताया कि आवर इंग्लिश डिपेंड ऑन ओनली पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही हम एरर, स्पॉटिंग एरर वगैरह सब चीज़ क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। तो हम तो ये कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच specific part of English, it is divided into eight parts. You know very well, कितने पार्ट्स डियर, 8 प्रकार के होते हैं, 8 पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सबके पार्ट को, नाम को दिखा रहा हूँ। इसके बाद फिर नाउन, सेकंड हमारा है प्रोनाउन, नाउ लिसन, नाउन प्रोनाउन। थर्ड हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव। कई बच्चे इसे पढ़ते हैं एडजेक्टिव, जो कि ये गलत होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है प्रोनाउंसिएशन। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव। और चौथा हमारा होता है वर्ब, पांचवा एडवर्ब। ओके, जो छठा होता है ये हमारा प्रेपोजिशन होता है। क्या होता है, प्रेपोजिशन। ओके, कुछ लोग इसे पढ़ते हैं प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन नहीं होना चाहिए, ये प्रेपोजिशन होता है। ठीक है, सातवां हमारा क्या है, कंजक्शन। इसके बारे में बहुत डिटेल में समझाएंगे, अच्छे तरीके से, बेसिक तरीके से पूरा समझाऊंगा, हर एक चीज़ क्लियर करूंगा, आपको क्लास में ही रटवा दूंगा, याद करा दूंगा। कंजक्शन। आठवां हमारा है इंटरजेक्शन। क्या है ये,
इंटरजेक्शन, इंसर्ट मोमेंट, इंटरजेक्शन, ओके। इंसर्ट मोमेंट इन ट्विंकलिंग ऑफ एन आइज, मैं ये आई वुड लाइक टू टेल अबाउट, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा कम टाइम रहेगा, तो मैं आपको शॉर्टकट तरीके में बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। नाउन होता क्या है डियर, बस आप सुनते जाएंगे सब चीज़ क्लियर होगा। नाउन, यू नो एवरी नेमिंग वर्ड इज नाउन, हर एक प्रकार के नाम को हम नाउन कहते हैं, बट ये कहना भी गलत है। हम ये कह सकते हैं कि ऐसा शब्द जो नाउन को क्वालिफाई कराए, जो नाउन की तरफ इंडिकेट करे, वो सभी प्रकार के शब्द नाउन कहलाएंगे। एंड इट हैज़ आल्सो डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, ये भी 5 प्रकार का होता है, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा। अब प्रोनाउन के बारे में बात करूं तो प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन। एंड प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर नाउन, जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। बहुत सिंपल है, जैसे आई, यू, दे एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरीके से। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव मतलब हिंदी में विशेषण कहते हैं। एंड एडजेक्टिव इज वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन। सपोज दैट ये पेन है, तो मैंने कहा कि दिस इज ब्लैक पेन, ठीक है, तो ये क्या है? ब्लैक पेन है, तो ब्लैक इसकी क्वालिटी है, ब्लैक इसकी क्या है? क्वालिटी है। मैंने कहा कि आई सा अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल मैंने कहा तो एक नाउन की विशेषता हुई ना, तो ये ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव हुआ, ठीक है डियर। तो ये एडजेक्टिव मतलब विशेषण। वर्ब क्या है? अब वर्ब के बारे में मैं बताऊं तो वर्ब इज ऑल सेइंग वर्ड्स विच कैन परफॉर्म एन एक्शन ऑफ नाउन और प्रोनाउन, जो संज्ञा और सर्वनाम की कार्य को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। सपोज दैट आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, तो जो मेरा वर्क है, एक्शन क्या है? टीचिंग करना। यू रीड, तुम पढ़ते हो, तो ये रीड करना हमारा क्या हुआ? एक्शन हुआ, जिसे हम वर्ब कहेंगे। हालांकि इसके बहुत सारे पार्ट है, बहुत डिटेल में समझाऊंगा, बट आपको नॉर्मली ऐसे बता रहा हूँ कि वर्ब क्या होता है। वर्ब मतलब क्रिया, ठीक है डियर। एडवर्ब, अब यहाँ पे देखो जो वर्ब है तो हम ये कह सकते हैं एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाई द वर्ड, जो मॉडिफाई करता है वर्ब को। सपोज दैट शी इज स्पीकिंग इंग्लिश वेरी वेल, तो यहाँ पे बोलने की विशेषता को बताया गया, मतलब जो वर्ब की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा वो एडवर्ब होगा। तो एडवर्ब के भी बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे MPFT वगैरह, मैं इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। मैनर, प्लेस, टाइम एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से इसे हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। सी स्पीक्स लाउडली एंड स्लोली, दीज आर ऑल्सो एडवर्ब, ठीक है। चलिए, प्रेपोजिशन क्या होता है डियर? प्रेपोजिशन इज सच वर्ड्स विच शो टू इट्स रिलेशन विथ अदर नाउन और प्रोनाउन, जो किसी संज्ञा और सर्वनाम के संबंधों को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है, वो हमारा प्रेपोजिशन होता है। सपोज दैट कैट जंप ऑन टू द टेबल, बिल्ली मेज पर जो है छलांग लगाती है, या ही जंप इनटू द रिवर, वो नदी में छलांग लगाता है। तो इनटू, ऑनटू, अपॉन, एबव एंड सो ऑन, ये सभी हमारे क्या हैं? प्रेपोजिशन है। बहुत बेहतरीन तरीके से इसे समझाऊंगा, बहुत सिंपल है। प्रेपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय। क्या होता है? संबंध सूचक अव्यय, किसी चीज़ के संज्ञा और सर्वनाम के संबंधों को जो दिखाता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा प्रेपोजिशन होता है। जैसे सपोज दैट मैं ये कह सकता हूँ कि नो वन इज एबव द पेरेंट्स, नो वन इज एबव द पेरेंट्स, माता पिता से बढ़कर के कोई नहीं है। तो ये मैंने कहा एबव इस तरीके से प्रेपोजिशन की तरीके यूज किया गया है। डियर फ्रेंड्स, जो कंजक्शन होता है, कंजक्शन संयोजक होता है, इसे हम कनेक्टिव वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव वर्ड, ओके। कनेक्टिव वर्ड का मतलब क्या होता है? जिन शब्दों से विच ज्वाइंस वर्ड्स आर सेंटेंसेस टू ईच अदर, दैट कॉल्ड इज कनेक्टिव वर्ड। अब जो कंजक्शन होता है ये 4 प्रकार में हो सकता है, जैसे कम्युलेटिव कंजक्शन, कंट्रास्ट कंजक्शन, एडवर्सिव जिसे बोलते हैं, इल्यूजन कंजक्शन, ठीक है। इसी तरीके से हम डिवाइड करके सब चीज़ों को हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम नाइदर नार का प्रयोग करते हैं, स्टील का, येट का, ये सारे हमारे कंजक्शन हैं, ठीक है। तो इनका बहुत बेहतरीन तरीके से आप बेसिक तरीके से लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे, और इनके यूजेस बताएंगे, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे इस पे बनते हैं, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा, ठीक है। इंटरजेक्शन क्या होता है?
इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। सपोज दैट अचानक से कोई जब बात हम बोलते हैं, सम सडन फीलिंग्स आर इमोशन, सरप्राइज, जॉय, सॉरो एटसेट्रा, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय। ऐसा शब्द जिसे अचानक से हर्ष, उल्लास, दुख प्रकट हो, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। सपोज दैट कोई कहता है हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, मतलब खुशी की बात है कि हम लोगों ने मैच जीत लिया है, ठीक है। या अगर दुख के बारे में बोला जाए तो ये कभी आपने सुना होगा, एलस यू हैव डिस्ट्रॉयड माई लाइफ, बड़े दुख की बात है, तुमने हमारी ज़िंदगी तबाह कर दी, ठीक है। तो इस तरीके की ये इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन का पहचानने का तरीका ये भी है कि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क दिया जाता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बताने के लिए सब कुछ बताऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में। टाइम कम होने की वजह से चीज़ों को मैंने 60 मोमेंट में पूरा आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। और आप लोगों ने एक चीज़ ये ध्यान नहीं दिया, सर नाउन जब एवरी नेमिंग वर्ड है तो प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो हम ये बताना चाहते हैं। सपोज दैट अगर कोई आ जाए और ये कहे कि सर कुछ बोलना चाहता है और मैं उसका बार बार नाम अगर ले लिया, किस क्लास में रहते हो उसका नाम लेके बोल दिया, फिर पूछा हो कि क्या पढ़ना चाहते हो, तो ये इरिटेशन होगा उसको। तो टू अवॉइड इरिटेशन, टू अवॉइड रिपीटिशन दिस वर्ड्स, दैट्स वाई वी हैव टू यूज हियर प्रोनाउन, ठीक है। तब हमें उसके बदले में प्रोनाउन का यूज करना चाहिए, ठीक है। और इसके बारे में सब पार्ट को डिवाइड करूंगा, ये भी कितने प्रकार से सारे चीज़ को डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। हालांकि मैं कुछ बेसिक चीज़ें अभी आपको नाउन के बारे में थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, मैंने तो बस ऐसे ओरली इधर बताया हूँ। अब आगे मैं नाउन से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे सभी लोगों, यहाँ पे बेसिक एकदम बता रहा हूँ, यहाँ से देखिए, एवरी नेमिंग वर्ड इज नाउन, और वी कैन सी, बचपन में हम पढ़ते थे नाउन इज द नेम, person, place or things. Okay, it has divided also into 5 parts. Generally we can divide into, जनरली हम इसको 5 प्रकार में बांट सकते हैं, बट पढ़ाने का कई तरीके होते हैं। जैसे मैं इसको काउंटेबल अनकाउंटेबल में डिवाइड कर सकता हूँ, विजिबल नॉट विजिबल के कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ, और कंक्रीट के तरीके में डिवाइड कर सकता हूँ। बहुत सारे प्रोसेस हैं, बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो 5 प्रकार है किस तरीके से बताए जाएंगे, बेसिक तरीके से आपको समझना है। फर्स्ट यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन, तो पहला इसका जो पार्ट होता है डियर, ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इन विच नाउन वी स्टडी अबाउट स्पेसिफिक वर्ड, दैट कॉल्ड इज प्रॉपर नाउन, तब हम उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल में किसी का नाम हो गया राम, श्याम एटसेट्रा, नाम हो गया। प्लेस के बारे में जैसे इलाहाबाद, लखनऊ एटसेट्रा। और मैं थिंग्स के बारे में बात करूं तो अगर स्पेसिफिक है तो थिंग्स ये भी आ जाएगा, रामायण, बाइबिल एटसेट्रा। इसमें जो स्पेशल चीज़ है जो आपको याद रखना है वो यहाँ पे है, इसको ध्यान देंगे।
प्रॉपर नाउन को डियर हम ना तो काउंटेबल में रख सकते हैं ना ही तो अनकाउंटेबल में रख सकते हैं। ना तो काउंटेबल में ना ही तो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो काउंटेबल होता है उनके पहले हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इनके साथ आर्टिकल ए एन का भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो वही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जो इनिशियल लेटर होगा, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक अक्षर, ठीक है डियर। तो ये जो प्रारंभिक अक्षर है, इनिशियल लेटर, ये हमारा होता है अपर केस में। अपर केस का मतलब क्या होता है? अपर केस मतलब बड़े से लिखना है, हमें कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। और अगर मैं इनके साथ आर्टिकल के बारे में बात करूं, अभी अभी जो मैंने बताया, तो आर्टिकल इनके साथ में जीरो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जीरो मतलब कुछ भी, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। और जब ये आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं तो इनके साथ में हम कुछ कह ही नहीं सकते कि ये काउंटेबल हैं, ठीक है, क्योंकि काउंटेबल के साथ में ही हम आर्टिकल कर सकते हैं ना। और हम इनको अनकाउंटेबल के कैटेगरी में नहीं रख सकते, क्योंकि हम इनको जो है स्पेसिफिक यूनिट में काउंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको आर्टिकल में ही डिफाइन करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आगे चलता हूँ, ठीक है, टॉपिक को थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ और चीज़ें यहाँ से नोट करते जाएंगे आप। यहाँ पे देखिए दूसरा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है डियर? इन विच सिमिलर, सिमिलर मतलब एक जैसा, सिमिलर इंडिविजुअल्स, वर्ड्स विल बी गिवन, विल बी गिवन, ठीक है। मतलब एक ही जाति का जब बोध होगा हम उसे कॉमन नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल में हम समझते हैं, एग्जाम्पल में जैसे देखो, हम प्रॉपर नाउन से कोरिलेट कर सकते हैं कॉमन नाउन को। जैसे देखो, अब मैंने ये कहा, मान लो विराट कोहली जो है, विराट, सपोज दैट विराट भी एक प्लेयर है और स्मृति मंधाना भी एक प्लेयर है, ठीक है जी। अब हम इन दोनों को कोई कॉमन वर्ड, इंडिविजुअल वर्ड देना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? प्लेयर, ठीक है। और मान लो राम भी स्टूडेंट है, श्याम भी स्टूडेंट है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं? एक कॉमन वर्ड क्या देंगे? स्टूडेंट देंगे, ठीक है। प्लेयर भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, ठीक है, डॉक्टर भी हो सकता है, वॉच भी हो सकता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है। कॉमन नाउन को हम प्रॉपर नाउन से कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन से कोरिलेट करने का मतलब ये कि इन दोनों चीज़ों को, जैसे अब ये कहो प्रॉपर नाउन में हमने पढ़ा इलाहाबाद, लखनऊ, ऐसा मैंने पढ़ा ना, तो क्या मैं उनको सिटी बोल सकता हूँ? क्या सिटी मतलब शहर, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम उन चीज़ों को समझ सकते हैं। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मैं कॉमन नाउन में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाहूँ आपको, तो यहाँ पे समझेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, इन विच सिमिलर इंडिविजुअल वर्ड्स विल बी गिवन, जिस सेंटेंस में सिमिलर इंडिविजुअल्स हो, जैसे बोध हो कि एक ही जाति का बोध हो रहा है, हम उसे कॉमन कहेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे वॉच में बहुत सारी कैटेगरी के वॉच हैं, ठीक है, कोई सोनाटा है तो कोई एप्पल है, कोई किसी का है, ठीक है, लेकिन उनका तो प्रॉपर नाम हुआ ना। अब उनको मैं कॉमन नाम क्या दूंगा? वॉच कह दिया, ठीक है। अब नोट में देखिए, इसका जो इनिशियल लेटर होता है डियर, इनिशियल मतलब मैंने बताया ना अभी, इनिशियल लेटर लोअर केस में होगा। किस में होगा? लोअर केस। लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर, ठीक है। हाँ, आर्टिकल का यूज आप कर सकते हो, आर्टिकल का यूज हम कर सकते हैं, ए एन द। इनको अभी मैं बाद में बताऊंगा आर्टिकल कैसे आपको कहाँ यूज करना है। थोड़ा बहुत आपको मैंने बता भी दिया, डेफिनेट इंडिफिनिट क्या है, इसे मैं बाद में बताऊंगा, बट यहाँ पे आप समझते जाइए, इनके साथ आर्टिकल यूज होगा, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप कॉमन नाउन अगर मान लो नहीं पहचान पाते हो तो कैसे पहचानोगे? हम ये बताना चाहते हैं कि मान लो जैसे कोई वर्ब है ना, ठीक है, वर्ब के साथ में अगर कहीं पे सफिक्स ई आर या तो ओ आर, कहीं पे सफिक्स ई आर या तो ओ आर ऐड करके आए, वो हमारा कॉमन नाउन ही होगा, इतना आप जान लीजिए। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि चलो भाई प्ले, प्ले एक हमारा वर्ब है और इसमें आपने देखा कि ई आर लगा हुआ है जो यहाँ पे लिखा हूँ, तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा डियर? कॉमन नाउन, ठीक है। जैसे मैं ये कहना चाहूँ कि मैनेज, मैनेज भी हमारा एक क्या है? वर्ब है, ठीक है, मैनेज। तो मैनेज में मैंने क्या बताया? ई आर अगर लगा हुआ है तो ई आर अगर लगने से तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। और मैं कुछ भी और बता सकता हूँ, जैसे टीच है,
टीच भी हमारा क्या है, एक वर्ब है। जब टीच एक वर्ब है, इसमें आपने देखा ई आर या तो ओ आर कहीं पे भी लगा है, तो इसका मतलब ये कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन होगा। तो हम ये जानना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं, आई वुड लाइक जस्ट टेल कि अगर कोई वर्ब है उसमें ई आर या ओ आर सफिक्स जुड़ कर के आया है, तो इसका मतलब ये कि वो डियर कॉमन नाउन होगा, इतना आप जान लीजिए, ठीक है। तो ये नाउन पहचानने का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगर आपके पास नॉलेज हो जाता है तो आप वहाँ से चीज़ों को यूटिलाइज करके कर लेंगे, ठीक है, बहुत आराम से। तो हमने देखा कि कॉमन नाउन क्या है, कॉपी पे नोट करेंगे अच्छे से, ठीक है, और चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। मैं ऐड कर रहा हूँ, चलिए। अब यहाँ पे हमारा कॉमन नाउन हो गया। अब तीसरा जो मैं बताना चाहता हूँ मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल नाउन होता क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा इसे कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे पदार्थवाचक संज्ञा क्या होता है, बाय विच सबस्टेंस जब हम किसी पदार्थ से किसी दूसरे पदार्थ को तैयार कर पाते हैं उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे आप जानते हो बहुत सिंपल चीज़ है, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ठीक है। और अगर मैं ये कहना चाहूँ कि आयरन ये सब तो है ही, अगर मैं कहूँ वाटर तो ये वाटर भी होगा, ठीक है, वाटर, शुगर, शुगर मतलब शक्कर, राइस, ठीक है, पेट्रोल के बारे में बात करो तो पेट्रोल भी होगा हमारा, ठीक है, एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, हमने कहा कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को अगर बनाया जाए तो वो हमारा क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा, मीन्स पदार्थवाचक संज्ञा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पे इसको अगर जो जानने की ज़रूरत है तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें बता देते हैं। दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स, दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स। अब आप कहेंगे सर कैसे आप अनकाउंटेबल कह सकते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो अनकाउंटेबल नाउन, एंड यहाँ पे अगर मैं आर्टिकल के बारे में बात करूँ, आर्टिकल का यूज आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कभी नहीं कर सकते हैं। ए एन का यूज तो कतई नहीं कर सकते। द का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है, इन स्पेसिफिक केस द का यूज आप कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक केस, जैसे सपोज दैट अगर द मुझे कहना हुआ कि ये जो हमारी अंगूठी है ये हमारी किसकी बनी हुई है, गोल्ड की बनी है, ठीक है, तो उस समय उसके एट्रीब्यूट को बताने के लिए, उसके क्वालिटी को बताने के लिए हम द का प्रयोग कर सकते हैं, वो यूनिक चीज़ है। लेकिन हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं किसके साथ में, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। और आप जानते हो कि जब वो अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन का डियर कभी भी नाउन प्लूरल नहीं हो सकता है, प्लूरल नहीं बन सकता है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन कभी प्लूरल नहीं हो सकता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे अगर मैं कहा हूँ कि वाटर, तो वाटर का अगर आप प्लूरल बनाना चाहते हैं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। वाटर्स मतलब समुद्र होता है, क्या होता है डियर, वाटर्स मतलब समुद्र, ठीक है। सपोज दैट आपने लिखा कि आयरन, आयरन मतलब लोहा होता है, और मैं अगर इसे आयरन्स कर दूं तो इसका हिंदी हो जाएगा जंजीरें, क्या हो जाएगा इसका हिंदी, जंजीरें, ठीक है। मीनिंग तो चेंज हो गया ना, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं, अब आप ये भी कहेंगे सर राइस, राइस तो मैं काउंट कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो राइस को काउंट आप नहीं कर सकते हो, क्यों, मान लो सपोज दैट कहीं आप किसी की दुकान पे जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, मतलब वहाँ पे आपने कहा कि मुझे चावल दे दीजिए, तो क्या आप काउंट करके मांगेंगे, क्या मुझे 10 चावल दे दो, 5 चावल दे दो, तो उसको भी लगेगा, लगता है अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो इसको मेज़र किया जा सकता है, इसे आप केजी में ले सकते हो, इसे आप ये मेजरमेंट कर सकते हो कि 1 kg 2 kg 5 kg, इस तरीके से आप मांग सकते हो। लेकिन ये नहीं कर सकते हो कि मुझे 4 चावल चाहिए, 5 चावल चाहिए, तो दैट्स वाई ये अपने ट्रेडिशन में नहीं है। हम इसका प्लूरल भी नहीं बना सकते हैं, हम इसे काउंट भी नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से शुगर को भी हम कभी किसी से ये नहीं कह सकते कि मुझे 10 शुगर की ज़रूरत है या इस तरीके से, ठीक है। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, इसको भी केजी में ही मेज़र करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, बस चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि मैं मटेरियल नाउन के बारे में बताया और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप अच्छे से समझ लीजिए। आर्टिकल का यूज इनके साथ हम नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। चलिए अभी बहुत सारी चीज़ें बतानी है, बट आपको बेसिक चीज़ें पहले बता दूं, उसके बाद फिर इनके एप्लीकेशन वगैरह के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ऐड करता हूं, इसे भी आराम से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कलेक्टिव नाउन क्या है। कलेक्टिव नाउन वी स्टडी ग्रुप और कलेक्शन। जब हम किसी ग्रुप की या कलेक्शन की स्टडी करते हैं वो हमारा क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। सपोज दैट इन्फेंट्री, इन्फेंट्री जो पैदल चलने वाली सेना होती है उसे बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्राउड, क्राउड का मतलब क्या होता है डियर, भीड़। ठीक है, और क्रू क्या होता है, क्रू मतलब नाविकों का समूह होता है। ठीक है जी, सेलर। और अगर मैं ये कहना चाहूँ जूरी, न्यायाधीशों का समूह, जूरी, जूरी का मतलब होता है न्यायाधीशों का ग्रुप। ठीक है, इन्फेंट्री, क्राउड, क्रू, जूरी। ठीक है, और ग्रुप ऑफ फाउल्स, पार्लियामेंट अगर मैं कहना चाहूँ तो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का जो हिंदी होता है डियर, ये इसे ग्रुप ऑफ फाउल कहते हैं, जिसे संसद आप कहते हो, इन्फेंट्री, क्राउड। ठीक है, इस तरीके से। और मैं अगर फैमिली के बारे में बात करूँ तो ये भी हमारा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। इस तरीके से ये हमारे कलेक्टिव नाउन के बारे में बात है। मतलब कि कलेक्टिव नाउन इज अ सच नाउन इन विच वी स्टडी अबाउट ग्रुप और कलेक्शन दैट कॉल्ड इज कलेक्टिव नाउन। जब हम किसी समूह या समुदाय के बारे में अध्ययन करते हैं वो हमारा समूहवाचक होता है। फैमिली, परिवार में देखिए 2-4 मेंबर रहेंगे कम से कम। इन्फेंट्री, बटालियन होती है। क्राउड, भीड़ तो एक लोगों से हो नहीं सकती है। क्रू, नाविकों का समूह, अ ग्रुप ऑफ सेलर। और जूरी मतलब न्यायाधीशों का समूह। पार्लियामेंट मतलब संसद होता है, अब उसमें लोग बैठते हैं, उसे क्या कहते हैं, ग्रुप ही तो बोलेंगे ना। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट ले चलता हूँ अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पास में आप लोगों को, और चीज़ें थोड़ा सा आपको आसान कर देता हूँ। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में डियर भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा का क्या मतलब होता है कि इन विच नाउन वी स्टडी अबाउट FAQS। इसका क्या मतलब, मैंने कहा कि इन विच नाउन वी स्टडी अबाउट FAQS। FA का मतलब क्या होता है, हम इसको यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं समझाते हुए। फीलिंग्स, इसका मतलब क्या होता है, फीलिंग्स। ये क्या होता है, एक्शन। ये क्या होगा डियर, क्वालिटी, क्वालिटी। और इसका मतलब क्या होता है, स्टेट। इसका मतलब क्या होता है, स्टेट। स्टेट मतलब अवस्था। फीलिंग मतलब कि हमारी जो भावना है, सोच है। एक्शन का मतलब कि जो हम कार्य करते हैं उन चीज़ों को। क्वालिटी, क्वालिटी आप समझ ही रहे हो, कोई भी। और स्टेट मतलब अवस्था। तो आप इन सभी चीज़ों को जिसको हम फील कर सकते हैं, ओनली वी कैन फील, ओनली वी कैन फील, नॉट कैन टच। ठीक है, ओनली वी कैन फील, ओनली वी कैन फील। ठीक है, और हम इसे ये भी कह सकते हैं नॉट विजुअल। हम अगर इसे कहना चाहें तो नॉट विजुअल में है, नॉट विजुअल की कैटेगरी में आता है। हम इसे केवल फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और दीज आर आल्सो अनकाउंटेबल नाउन। ये भी हमारा क्या होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। सपोज दैट, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए डियर। हमने कहा कि ऐसा नाउन जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते, टच नहीं कर सकते, वो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। ये जैसे मैंने देखो चाइल्डहुड लिखा, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड एक अवस्था है जिसे आप महसूस कर सकते हो। लव, लव एक, लव को आप फील कर सकते हो, पकड़ नहीं सकते हो। ठीक है, हेट, नफरत, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। ओके, तो इसी तरीके से आपके बहुत सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं जिनको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। चाइल्डहुड, बचपन। अच्छा, अगर आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं आता है तो इसे कैसे समझेंगे, कहीं पे हुड आ जाए, कहीं पे ION आ जाए, ठीक है, कहीं पे TY आ जाए, ठीक है, और कहीं पे SHIP आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन को रिप्रेजेंट करेगा डियर। क्योंकि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है कि कहीं पे हुड सफिक्स आ जाए, ION आ जाए, चाइल्डहुड आ जाए,
ठीक है, ऑनेस्टी आ जाए, पुअर्टी आ जाए, फ्रेंडशिप आ जाए, तो ये हमारा एक अबिस्टिक नाउन है। और इसी तरीके से हम अबिस्टिक नाउन को पहचान पाएंगे। तो हमने आपको कॉमन नाउन के बारे में बताया कि कहीं वर्ब में ई आर या ओ आर आ जाए, वहाँ से पहचान सकते हैं। और अगर अबिस्टिक नाउन पहचाना हुआ डियर, तो हुड आ जाए, आई ओ एन आ जाए, टी वाई आ जाए, एस एच आई, ठीक है, इसी तरीके से है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत बेसिक तरीके से मैंने चीज़ों को समझाने की कोशिश किया हूँ। बाकी की चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हर एक क्वेश्चन को समझाते हुए चलूँगा। बहुत आराम से चीज़ों को नोट करते हुए चलेंगे, समझते हुए, ऐसे ट्रिक के साथ में, और चीज़ों को ऐसे कॉन्सेप्ट के ज़रिए बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊँगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।